हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। बच्चों आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 केमिस्ट्री का धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इसमें हम ये जानेंगे कि धातुओं के को किससे अभिक्रिया कराने पर क्या चीज़ बनता है और धातुएं किससे प्रभावित होती हैं। इसके पहले धातुओं के भौतिक गुण, इसके पहले वाले टॉपिक में वीडियो में हम लोग पढ़े थे। अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में और फिर प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर 1 जो कि है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण, वहाँ से आपको कोई भी परेशानी है तो वहाँ पर भी यह भी वीडियो एक सीक्वेंस के साथ क्रम से हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, वो भी देख सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप ज़रूर देखिए, आपको वहाँ पर हमें जहाँ तक लगता है आपके लिए बेस्ट कंटेंट वहाँ पर है। आप देखिए एक बार कैसा लगता है। आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर धातुओं के रासायनिक गुण में। यहाँ पर जिससे हम अभिक्रिया कराने वाले ही की पॉइंट यहाँ पर लिख दिया गया है कि धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, धातुओं की जल से अभिक्रिया कराएंगे, धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, धातुओं की तन अम्लों से अभिक्रिया कराएंगे और धातुओं को हम किसी लवण विलयन से अभिक्रिया कराएंगे। इन सभी अभिक्रियाओं को हम देखेंगे कि उसमें उसका क्या उत्पाद प्राप्त होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, शुरू करते हैं। देखिए पहला जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब क्या होता है कि ये ऑक्सीजन होती है, धातु होती है, सिंपल में धातु होती है। धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से होती है, ऑक्सीजन गैस से होती है। तो सिंपल में हमको मिल जाता है धातु ऑक्साइड, ये हमको प्राप्त होता है। इसका मतलब किसी भी धातु की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से अगर कराएंगे तो हमको धातु ऑक्साइड प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होती है इसको ज़रा हम देखते हैं। यहाँ पर धातु है, धातु जैसे हम मैग्नीशियम मान लेते हैं। मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम अगर ऑक्सीजन से कराते हैं, O2 से कराते हैं, तो हमको प्राप्त होता है यहाँ पर MgO प्राप्त होता है। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन करना है, फिर 2 Mg हो जाएगा तो यहाँ पर भी 2 Mg करके हम बैलेंस कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो प्राप्त हो गया वह मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ये हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अगर इसकी अभिक्रिया हम सोडियम से करा दें, सोडियम से करा दें Na+O2। अब बच्चे यहाँ पर ही गड़बड़ी कर जाते हैं। यहाँ पर गड़बड़ी क्या हो जाती है कि जब हम सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं तो सीधे लिख देते हैं वह NaO और फिर हम यहाँ पर 2 लगाए हैं तो वो भी 2 लगा कर ये 2 लगा देते हैं। लेकिन ये आपकी अभिक्रिया टोटली गलत है, यह अभिक्रिया एकदम से गलत है। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाने हैं कि ये बतावा जब MgO मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराया, MgO लिख दिया तो हार सही बसर जी, और हम NaO लिख दिया तो कौन सी गलत हुआ मेरे भाई? यहाँ पर गलत हो गया है। रासायनिक अभिक्रियाओं को जब भी कराने लगो तो सबसे बड़ी बात होती है कि वहाँ पर उसकी संयोजकता का ध्यान करना। तो संयोजकता के अगर ध्यान समझे तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 होती है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर आता है MgO, यहाँ से हमको मिल गया MgO। अगर यही रूल हम यहाँ पर लगाते हैं सोडियम के लिए तो यहाँ पर Na होता है, Na की संयोजकता 1 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर बनेगा, तो हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा Na2O। इसका मतलब कि अगर सोडियम से अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिलना चाहिए Na2O। अगर यहाँ पर Na2O बनेगा तो जाहिर सी बात है कि 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर करेगा तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन होगा तब जाके ये हमारा सही होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड
का NaMgO बना है, जबकि सोडियम ऑक्साइड का Na2O बनता है। यह हमारा जो बना है यह सोडियम ऑक्साइड है, यह हमारा सोडियम ऑक्साइड है। तो इस प्रकार से हम लोग, नाम वही रहता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है। तो यहाँ से इस चीज़ को बहुत ध्यान करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार अगर हम इसकी एल्युमिनियम से अभिक्रिया करा दें, एल्युमिनियम से अभिक्रिया करा दें, एल्युमिनियम प्लस O2, तो अब सोचेंगे अब क्या बनने वाला है। तो बेशक एल्युमिनियम की संयोजकता यहाँ पर Al की संयोजकता 3 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। यहाँ पर इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ एक दूसरे की पकड़ लेते हैं जो संयोजकताएँ होती हैं। तो एल्युमिनियम यहाँ पर 2 आएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 आएगा, हमको मिल गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, नाम वैसे ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया प्राप्त होती है। तो कुल मिला के हमको इस अभिक्रिया में धातु ऑक्साइड ही प्राप्त होता है। अगर हम आगे की बात करें यहाँ पर, अगर हम आगे की बात यहाँ पर करें तो हमारा है H2O से अभिक्रिया, H2O से अभिक्रिया, किससे अभिक्रिया है? H2O से अभिक्रिया। तो सिंपल चीज़ यहाँ पर है कि H2O से अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, सिंपल है। अगर कोई धातु है, धातु की अभिक्रिया अगर हम H2O से कराएंगे अर्थात जल से कराते हैं, तो सिंपल में वहाँ पर बन जाता है, हमारे पास प्राप्त हो जाता है धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकल जाती है, वहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और हमें पता चलता है कि ये अभिक्रिया हो गई। अब कहेंगे सर इसके कुछ उदाहरण बता दीजिए ताकि हमको क्लियर हो जाए। तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धातु, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया कैल्शियम, कैल्शियम की अभिक्रिया हम H2O से कराएंगे, कैल्शियम की अभिक्रिया यहाँ पर H2O से कराएंगे। तो देखने की बात यहाँ पर है कि H2O क्या होता है, H2O बना होता है H प्लस और OH माइनस से। यहाँ पर कैल्शियम जो होता है वह OH को ले लेगा। अब कहेंगे भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, धातु की अभिक्रिया कराएंगे धातु हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की अभिक्रिया कराए हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1 होती है। यहाँ पर देखेंगे तो कैल्शियम 1 OH 2, तो हमारे पास मिल जाएगा CaOH ट्वाइस और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2, हाइड्रोजन गैस H2। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पर लगा देंगे तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर ही कैल्शियम अकेले है। तो ये हमको मिल गया धातु ऑक्साइड की जगह पर, धातु की जगह पर कैल्शियम है तो हमको कैल्शियम मिल गया, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। इसी प्रकार इसकी अगर हम सोडियम से अभिक्रिया करा दें, सोडियम की अभिक्रिया अगर H2O से कराएंगे तब क्या बन जाएगा, फिर से वही बात। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सोडियम की संयोजकता जो होती है 1 होती है, हाइड्रोजन की आवश्यकता भी, OH की भी संयोजकता 1 है, दोनों 1 हैं तो हमको मिल जाएगा NaOH और प्लस H2। बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गुणा कर दें तो ये 4 हो जाएगा, इधर 2 गुणा करेंगे तो ये भी 2 दूना 4 हो गया। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 सोडियम यहाँ पर है, इधर 1 ही है तो इधर गुणा कर देंगे 2 सोडियम। इस प्रकार से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब धातु की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो वहाँ पर हमें धातु ऑक्साइड, अब सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही सही, ठीक है ना। कोई भी धातु रहेगा तो उसका ऑक्साइड ही हमें प्राप्त होने वाला है। तीसरी जो हमारी यहाँ पर बात है कि हाइड्रोजन के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया।
हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अब हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि हाइड्रोजन, जब भी हम किसी धातु की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से कराते हैं, धातु की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, तो हमको कौन सी क्या मिलेगा, हमको मिल जाता है धातु हाइड्राइड। धातु हाइड्राइड ये याद रखेंगे। धातु की अभिक्रिया हाइड्रोजन से होने पर हमको मिलेगी धातु हाइड्राइड। अब जैसे हम कोई धातु लेते हैं, हम यहाँ पर मैग्नीशियम धातु ले लेते हैं, मैग्नीशियम, इसकी अभिक्रिया हम H2 से कराएंगे हाइड्रोजन से, तो फिर वही संयोजकता का फिर से वही खेला ध्यान करेंगे। मैग्नीशियम होती है, इसकी संयोजकता 2 होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, तो मैग्नीशियम 1 हाइड्रोजन 2, तो हमको मिल जाएगा MgH2। इसके अलावा अगर यही चीज़ हम पोटेशियम के साथ करा दें, पोटेशियम की अभिक्रिया हम H2 से करा दें, तो देखने वाली बात क्या बनेगी। अब यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम की अभिक्रिया अगर हम यहाँ पर पोटेशियम लगा दें तो पोटेशियम की संयोजकता 1 होती है, यहाँ पर ये है, तो हमें मिल जाएगा KH। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो K यहाँ H यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 करेंगे, ये 2K यहाँ पर है तो 2K यहाँ पर हो गया। इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्राइड, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्राइड, और इसी प्रकार इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हाइड्राइड। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया है कि जिस धातु की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से कराएंगे हमेशा उसका हाइड्राइड हमको प्राप्त होता है। तो ये हमारा हो गया तीसरा। अब चौथा हमारा यहाँ पर है तनु अम्लों से अभिक्रिया। तनु अम्लों से अभिक्रिया। इस अभिक्रिया की बात तो हम चैप्टर नंबर 2 में कर दिए थे कि जब धातुओं की अभिक्रिया तनु अम्लों से कराई जाती है तो लवण बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो भैया बताए रहे ना, याद बाटे? हाँ, अच्छी बात हो, याद रह जाए। ठीक है, सबको याद है तो अच्छी बात है। यहाँ पर तनु अम्ल है, तनु अम्ल जैसे हमने मान लिया H2SO4, इसकी अभिक्रिया हम किसी धातु से कराएंगे, जैसे हमने सोडियम से करा दिया यहाँ पर, तो क्या बनेगा, हमने कहा कि लवण बनेगा तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो बनेगा क्या, SO4 की संयोजकता 2 होती है और सोडियम की संयोजकता 1 होती है। तो यहाँ पर ये देखिए सोडियम 2 रहेगा, SO4 1 रहेगा, तो बन जाएगा Na2SO4। साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, तो हम हाइड्रोजन गैस लगा दिए। तो ये बैलेंस नहीं है, 2 सोडियम इधर है तो इधरों भी 2 कर देते हैं, तो ये हमको लवण प्राप्त हो गया और साथ में ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त हो गई। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब किसी तनु अम्ल की अभिक्रिया हम सोडियम धातु से कराते हैं या अन्य किसी धातुओं से कराते हैं तो धातुओं के लवण प्राप्त होते हैं तथा वहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह अभिक्रिया हमने एक और कई बार बताई है। HCl की अभिक्रिया हमको करा के बताइए आप लोग मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम करा के बताइए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि क्या बनेगा। तो ये आपके लिए हम छोड़ते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या कर रहे हैं, क्या बनने वाला है। हम 5वां नंबर का टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा है लवण विलयन से अभिक्रिया। लवण विलयन से अभिक्रिया। लवण विलयन से अभिक्रिया। तो लवण विलयन में जब भी किसी लवण विलयन में धातु से अभिक्रिया कराई जाती है तो 2 क्रियाएं पॉसिबल हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई धातु उस लवण विलयन से धातु को विस्थापित कर दे और उसको बाहर मुक्त कर दे, बाहर निकाल दे, और हो सकता है कि कोई धातु उस लवण विलयन से धातु को विस्थापित ना कर पाए। हमने क्या कहा
कि जब भी लवण विलयन से किसी धातु की अभिक्रिया कराई जाएगी तो वह धातु उसको विस्थापित भी कर सकता है धातु के विलयन से धातु को, और नहीं भी कर सकता है। जैसे हम यहाँ पर कहें कि अगर हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया CaSO4 है, CuSO4 है, इसकी अभिक्रिया अगर हम जिंक से करा देते हैं तो ये जिंक जो होता है कापर को यहाँ से भगा देता है। भाई पावर वाली बात है, यहाँ पर जिंक की पावर की बात है यहाँ पर, तो आसानी से यहाँ पर जिंक SO4 बन जाता है और हमको Cu प्राप्त हो जाता है, हमको कापर प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर यही CuSO4 की अभिक्रिया हम यहाँ पर Ag से करवा देते हैं तो आगे होता है नो रिएक्शन। रे बाबा ये का हो गवा, ठीक है, का हो गवा कि अभिक्रिया ही नहीं करत बाटे। कैसे काहे का अभिक्रिया नहीं कर रही है भैया कि जिंक कापर सल्फेट की विलयन से जिंक उसको दंड से हटा दिया और उसको बाहर कर दिया, कापर को खुद जाके बैठ गया, और जब वही Ag उससे अभिक्रिया कर रही है तो देख रहे हैं कि नो रिएक्शन आ रहा है, कोई अभिक्रिया ही नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। तो समझ सकते हैं कि बात क्या है। इन बात यहाँ पर पावर की है। अगर कोई यहाँ पर कुर्सी पर बैठा है तो उसको कैसे हटा सकते हैं, ये हमने बताया है आप लोगों को कि एकल विस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है, कि अगर यहाँ पर Cu बैठा है तो Cu को इसके पास से हटाने के लिए, इसके पास से हटाने के लिए कापर से अधिक पावर वाला धातु चाहिए। तो कापर से अधिक पावर वाली धातु यहाँ पर जिंक है। जिंक आएगी, आराम से कापर को हटाएगी और जिंक जाकर वहाँ पर बैठ गया, ठीक है। लेकिन यही चीज़ जब यहाँ पर कापर आती है SO4 के साथ, Ag से अभिक्रिया करती है तो Ag उसको नहीं हटा पाता, क्योंकि Ag के अंदर इतनी ताकत ना बांटे कि के हटा दे, कापर हटा दे। नाते कापर से अभिक्रिया ना होते तो कोई उत्पाद ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पर पावर वाली बात है। तो अगले वाले कल के टॉपिक में हम यही बात करेंगे। अब आपको ये समझ में कैसे आएगा कि कौन चीज़ ऊपर है कौन नीचे है, कौन सी धातु किसकी तुलना में अधिक क्रियाशील है, पावर किसका ज़्यादा, किसका पावर कब है, कब नो रिएक्शन होगा, कब रिएक्शन होगा। तो इसके लिए इंतज़ार करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। उसमें हम बस इसी की विषय में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी धातु में कितनी पावर होती है। तो पावर वाली बात नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आज के इसके रासायनिक गुण में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आप तुरंत आंसर प्राप्त करें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम पावर वाली बात करने कि किसकी पावर कितनी होती है। आपकी पावर आज देखेंगे जो यहाँ पर हमने दिया है, इसकी करके बताना है। कहाँ पर दिया गया था आज का, यहाँ पर दिया था HCl की अभिक्रिया Mg से करानी है, क्या उत्पाद बनेगा, आपका पावर वहाँ पर पता चलेगा। पावर बता के लगा के बताइएगा कि कितना बनने वाला है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।